जय हिंद साथियों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के नए बैच के बारे में, और इसमें भी हम बात करेंगे सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की, और उसमें भी हम ग्रेजुएशन लेवल मतलब बीएससी लेवल का जो भी एग्ज़ाम के अंदर इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है कि बीएससी के एग्ज़ाम के अंदर टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 80 नंबर का जो पेपर है वो बीएससी में से सेट होने वाला है। बीएससी की बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, इन 3 सालों की जो हमने किताबें पढ़नी हैं वो कौन कौन सी किताबें अपने को पढ़नी हैं, तो मैंने उन सभी बुक्स के यहाँ पर नाम लिख रखे हैं। मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने टोटल 4 किताबें पढ़नी है। हमारा जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास टोटल 4 किताबें पढ़नी है, जिसमें से ग्रुप थ्योरी मतलब समूह सिद्धांत, डिफरेंशिएशन अवकलन गणित से संबंधित ये बुक है, इंटीग्रेशन समाकलन गणित से संबंधित ये किताब, वेक्टर कैलकुलस सदिश कलन, मतलब ये पहला जो टॉपिक है ये हमारा थ्योरेटिकल जो कि प्रमेयों के ऊपर आधारित रहेगा, और उन्हीं प्रमेयों के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन फर्स्ट जो बुक अपनी। इसके बाद में ये जो 3 हमारे पास ये जो आपको सामने किताबें लिखी हुई हैं ये तीनों की तीनों कैलकुलस से रिलेटेड है, अवकलन से संबंधित, ये समाकलन से संबंधित और ये सदिश से संबंधित, मतलब ये 3 किताबें हमारे पास कैलकुलेशन की किताबें हैं। इसमें बात करें सेकेंड ईयर के अंदर, तो सेकंड ईयर के अंदर जो पहली किताब हमने पढ़नी है वो है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण सिद्धांत, रियल एनालिसिस का ये पार्ट है, और ये भी प्रमेयों पर ही आधारित है। कुछ क्वेश्चन जो कि प्रमेयों के ऊपर आधारित रहेंगे वो अपने इसमें करेंगे। स्टैटिक्स और डायनामिक्स ये दोनों मैकेनिक्स की बुक है, यांत्रिकी से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें क्वेश्चंस साथ में कुछ कथन बहुत से इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी साथ में कुछ कथन। और फिर उसके बाद में चौथी इसमें किताब अपने को पढ़नी है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण। ये सारी की सारी बुक है ये कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो काम है वो सारा का सारा हमारा कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहेगा। इसमें से बस थ्योरम्स जो है वो ग्रुप थ्योरी और थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनल ईयर के अंदर हमें ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, इसमें से न्यूमेरिक एनालिसिस संख्यात्मक विश्लेषण और साथ में एक अंतर समीकरण डिफरेंस इक्वेशन की अलग से ये मैटर में मिल जाएगा एक बुक में, ये वाली पढ़नी है, और साथ में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स या इष्टतमकारी प्रविधियाँ। तो ये टोटल हमारे पास 10 किताब है। आपको 4 क्वेश्चन हर एक बुक में से मिल जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 40 क्वेश्चन यहीं से कवर होने वाले हैं। तो मैं आपको ये सारा का सारा सिलेबस करवाने वाला हूँ अपने इस चैनल के ऊपर, और साथ में इससे पहले का जो 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो पोर्शन रहेगा उसके लिए भी मैंने आपको बोला था कि हमारे एक और साथी हैं, तो वे आपको 9th से लेकर 12th तक का जो भी हमारे काम का है सेकंड ग्रेड के हिसाब से उसके बारे में या उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे वे सर कंप्लीट करवा देंगे। अपने बीएससी को स्टार्ट कर रहे हैं, और बीएससी के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जरूर, और वो टॉपिक रहेगा थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस से रिलेटेड। रियल एनालिसिस का ये पार्ट है, यहाँ से अभिसरण सिद्धांत जो बुक है इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, और एक एक करके जो भी है मतलब थ्योरम्स वगैरह लिखनी है, किस तरीके से काम करना है कि जो पेपर के काम का है, हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। हमारे काम के जो बिंदु हैं सिर्फ उनके बारे में अपने को पढ़ना है कि जो हमें पेपर के अंदर मदद करेंगे। हालांकि वैसे तो मैटर काफ़ी हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो हमारे किसी भी काम का नहीं होगा अगर अपने पेपर को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। तो सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं, अभिसरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। अभिसरण सिद्धांत अभिसरण सिद्धांत ये जो बुक है सेकंड ईयर की, ध्यान रखना सेकंड ईयर की ये बुक है, सेकंड ईयर। इसमें भी हमें जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है अनुक्रम का, ध्यान देना
जो पहला टॉपिक आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है अनुक्रम, जिसे बोला जाता है सीक्वेंस। सीक्वेंसेस। तो देखिए सीक्वेंसेस का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर जरूर आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इस टॉपिक के ऊपर कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे अनुक्रम के ऊपर। और अनुक्रम के अंदर भी हमने ये देखना है कि हमको पढ़ने कौन से अनुक्रम है, कौन कौन से अनुक्रम अपने को पढ़ने हैं, एग्जाम के अंदर उन अनुक्रमों के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो देखना, शुरुआत करते हैं अनुक्रम की और उसकी परिभाषा के साथ कि अनुक्रम वास्तव में है क्या। तो ज्यादा अपने डिटेल में तो नहीं लिखेंगे, लेकिन जितनी चीज अपने काम की है हमें समझना है टॉपिक को, तो उसके हिसाब से अपने यहाँ पर सारा काम तो कर ही लेंगे। तो अनुक्रम के अंदर सबसे पहली बात जो हमने ध्यान में रखनी है वो ये है कि अनुक्रम जो होता है वो एक फलन होता है। मतलब पहली बात हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए कि अनुक्रम का मतलब एक फलन है। दूसरी बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये फलन कैसा है। तो ध्यान देना, ये एक विशेष प्रकार का फलन है। ये फलन कैसा है? विशेष प्रकार का। अब इस फलन को विशेष प्रकार का क्यों बोल रहे हैं, इसको विशेष प्रकार का बोलने का कारण यहां पर क्या है? तो ध्यान देना, ये फलन विशेष प्रकार का इस प्रकार है। क्यों है ये? क्योंकि इस फलन के अंदर एक जो प्रांत का मान होता है वो नियत होता है। ध्यान देना, प्रांत जो होता है वो कैसा होता है? नियत होता है, फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। जब भी हम अनुक्रम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए फलन पढ़ रहे हैं, फलन पढ़ रहे हैं विशेष प्रकार का जिसका प्रांत नियत है। अब बात आती है कि ये नियत प्रांत है कौन सा। तो ध्यान देना, ये नियत जो प्रांत है ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कौन सा होता है? तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है ये वाला 1 2 3 डैश डैश डैश, इस तरीके से कि अनुक्रम के अंदर जो प्रांत होता है, मतलब फलन के अंदर इसमें जो प्रांत होता है वो होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कि अपने जानते हैं कि जब भी हम किसी फलन की बात करेंगे तो उस फलन के लिए एक हमारे पास प्रांत होना जरूरी है। फलन की बात करेंगे तो एक प्रांत होना जरूरी है, और साथ में वो प्रांत कहाँ तक जाएगा तो उसका एक सह प्रांत भी होना जरूरी है। तो प्रांत की बात की अभी मैंने अनुक्रमों के अंदर कि फलन है और फलन के अंदर प्रांत नियत है, और वो नियत प्रांत है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब जब भी हम फलन बनाएंगे तो फलन के अंदर पहली बात आती है प्रांत की। तो इस प्रांत के अंदर हम निश्चित हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कि ये अपने को ध्यान में रखना है कि यहां से इधर जाएंगे तो हमने एक फलन बनाया, कोई भी XYZ, कोई भी हमने एक फलन बनाया जिसको मैंने X नाम दे दिया। इस X का प्रांत सोचने की जरूरत नहीं है, हमेशा 1 2 3 4 डैश 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 ही रहेगा। अब प्रांत तो हो गया, सह प्रांत क्या आएगा इसकी बात कर लेते हैं। अनुक्रमों के अंदर जो सह प्रांत होता है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा भी हो सकता है, या क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दिया जा सकता है, इस पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। प्रांत की बाउंडेशन है, प्रांत नियत है, हमेशा 1 2 3 4 डैश 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 रहेगा। लेकिन सह प्रांत की कोई भी बाउंडेशन नहीं है। सह प्रांत कोई भी समुच्चय हो सकता है, कोई भी समुच्चय, कोई भी रिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय। अरिक्त लेंगे, ये ध्यान रखना, अरिक्त समुच्चय कुछ ना कुछ तो होगा। तो अरिक्त समुच्चय जिसको मैं नाम दे देता हूं कैपिटल X, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? कैपिटल X नाम दे दिया। यहां कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। तो ये तो है अनुक्रम की परिभाषा कि अनुक्रम एक फलन होता है विशेष प्रकार का जिसका प्रांत नियत होता है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये मैंने बना दिया। सह प्रांत इस फलन का कुछ भी हो सकता है। और बुक में जो परिभाषा देख रखी है वो ये दे रखी है कि अनुक्रम एक ऐसा फलन है या अनुक्रम एक ऐसा नियम है जो प्रत्येक प्राकृत संख्या को एक अद्वितीय संख्या के साथ या एक अद्वितीय अवयव के साथ संबद्ध करता है। मतलब
ये एक प्राकृत संख्या है, इसके सामने एक अद्वितीय संख्या आएगी। ये भी एक प्राकृत संख्या है, इसके सामने एक अद्वितीय संख्या आएगी। इन सब के सामने एक अद्वितीय संख्या आने वाली है। ये अनुक्रम की परिभाषा है कि 1 के सामने कुछ ना कुछ आएगा, 2 के सामने, 3 के सामने, 4 के सामने कुछ ना कुछ जरूर होगा, एक अद्वितीय संख्या जरूर होगी कि अगर यहां पर कोई मान लेंगे तो सामने कुछ ना कुछ आएगा। तो अभी के लिए कि जैसे मैंने फलन माना x, हमने पढ़ा हुआ है ये 12वीं कक्षाओं में कि अपने प्रतिबिंब बनाते हैं इस तरीके से, और वो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं कि फलन को मैं x मान रहा हूं, ये x क्या चीज है, फलन, x फलन है। तो मैं स्टार्ट करूंगा x और ब्रैकेट के अंदर 1 के साथ, इसको बोला जाएगा 1 का प्रतिबिंब, इसको बोला जाएगा 1 का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ 1। अगर मैंने x2 लिखा तो ये हो जाएगा 2 का प्रतिबिंब। तो प्राकृत संख्या के अंदर तो ये चलता ही जाएगा। मान लो यहां पर कोई संख्या n आ गई तो इसको बोला जाएगा n का प्रतिबिंब। तो ये आपको पहली बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये सारा जो भी हमने यहाँ पर लिखा वो सारा का सारा अनुक्रम की परिभाषा लिखी है कि अनुक्रम एक फलन है जिसका प्रांत नियत है। नियत प्रांत ये मैंने लिख दिया। सह प्रांत मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है, सह प्रांत के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो इसी सह प्रांत में से ही आएगा। इसी सह प्रांत के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, हम इसी की ही बात करेंगे। ये जो मैं यहाँ पर ये प्रतिबिंब लिख रहा हूँ ये सारे के सारे सह प्रांत के मान है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। अब हमारे सिलेबस में अनुक्रम कौन से हैं, अगली बात आती है हमने अनुक्रम पढ़ने कौन से हैं। तो ध्यान देना, हमने जो अनुक्रम पढ़ने हैं वो हमने पढ़ने हैं वास्तविक अनुक्रम। हमारे सिलेबस के अंदर कौन से अनुक्रम है, वास्तविक अनुक्रम। अब ये वास्तविक अनुक्रम क्या होता है, देखिए वास्तविक अनुक्रम का मतलब ये होता है कि अगर मेरा ये सह प्रांत, अगर ये जो सह प्रांत आएगा सामने, अगर ये सह प्रांत वास्तविक संख्या में से है, या वास्तविक संख्या में से है या खुद वास्तविक संख्या है, कि मान लीजिए कि इस x को भी मैंने फिक्स कर दिया और इसकी जगह मैंने r लिख दिया। r का मतलब ये हुआ कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच का कोई भी मान। r का मतलब अगर मैं बात करूं नंबर लाइन की, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितने भी प्लस वाले नंबर हैं, जितने भी माइनस वाले नंबर हैं और एक ये जीरो, ये सारे के सारे अगर सामने हैं और इन अवयवों को उनसे मिलाया जा रहा है, तो अब ये जो बना फलन बना, जो कि प्रांत n से सह प्रांत r में परिभाषित है। n से r में ये n हुआ और ये r, तो n से अगर r में इसको भी फिक्स कर दिया और इधर से इस r को भी फिक्स कर दिया, दोनों को अगर अपने फिक्स कर दें, तो ये जो अनुक्रम आएगा ये अनुक्रम वास्तविक अनुक्रम बन जाएगा। कि अगर एक ऐसा फलन आप बना पाओ जिसका प्रांत नेचुरल नंबर का सेट है और जिसका सह प्रांत रियल नंबर का सेट है, तो वो जो फलन बनेगा उस फलन को हम बोलेंगे वास्तविक अनुक्रम, रियल सीक्वेंस। और हमारे सिलेबस में भी रियल सीक्वेंस है, तो पढ़ते हैं रियल सीक्वेंस के बारे में और अच्छे से देखते हैं आगे क्या क्या इसमें आएगा। टॉपिक के अंदर बात करेंगे उन सभी की एक एक करके। तो रियल सीक्वेंस के अंदर मैंने बात की अभी कि हमारे पास कोई एक फलन है x। अब मैंने क्या किया, इस फलन के लिए, ठीक है ना, ये फलन है, इस फलन के लिए मैंने प्रांत फिक्स कर दिया नेचुरल नंबर का सेट, मैंने इसका सह प्रांत भी फिक्स कर दिया रियल नंबर का सेट। n का मतलब 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और r का मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच वाले जितने भी मान है वो सारे के सारे। तो अब तुम जो भी यहां पर फलन परिभाषित करोगे इन दोनों के लिए, वो आपका एक अनुक्रम बनेगा और उस अनुक्रम को क्या बोला जाएगा, वास्तविक अनुक्रम बोला जाएगा। अब यहां पर क्या क्या ध्यान में रखना है देखना। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर x1, फिर आपको लिखना है कोमा लगा दीजिए x2, फिर आपको लिखना है कोमा लगाकर x3। ये काम चलता जाएगा, xn तक चलेगा, फिर उसके बाद में भी चलेगा, ये काम चलता जाएगा। ये मैं लिख क्या रहा हूं ये आपको ध्यान में रखना है। देखो मैंने लिखा x1, इसका मतलब है इमेज ऑफ 1, 1 का प्रतिबिंब, x2 इमेज ऑफ 2, 2 का प्रतिबिंब, 3 का प्रतिबिंब, n का प्रतिबिंब। ये जो मैंने लिखे यहाँ पर
ये सारे के सारे सह प्रांत के अंदर हैं। ये सारे कहां पर हैं? सह प्रांत के अंदर। ये सारे के सारे सह प्रांत में हैं, नंबर 1। दूसरी जो बात यहां पर ध्यान में रखनी है कि इनके मान किस तरीके से हो सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल से बताऊंगा, फिर समझ में आएगा ये। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया कि x n से r में, ठीक है, और फिर लिखा कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू, यहां पर अपने लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट, और फिर लिखा कि xn बराबर 2n-1। ये आपको मैंने कोई एक फलन बना के दिया। मैंने एक फलन बनाया जिसका नाम है x, और इस फलन का प्रांत है n, सह प्रांत है r। नियम दे दिया सभी नेचुरल नंबर के लिए कि आपके पास n का प्रतिबिंब 2n-1 है। तो मैं इस नियम की सहायता से सारे के सारे मान निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? कि मुझे पता है कि अब x1 क्या आने वाला है, x2 क्या आने वाला है, x3 क्या आने वाला है। ये सारे के सारे मान मुझे अब आसानी से पता लग जाएंगे क्योंकि मेरे पास ये नियम है। तो मुझे अगर x1 चाहिए तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 × 1 - 1 = 2 - 1 = 1। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूं तो 2 × 2 - 1 4 - 1 = 3, फिर 5। अब मुझे पता लग गया ये किस तरीके से चलता जा रहा है। ये विषम संख्याओं के रूप में चलता जा रहा है। मतलब अब मेरे पास क्या होगा? मेरे पास इधर नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और इधर मेरे पास है रियल नंबर जो कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में सारे के सारे मान है। मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लिखने कौन कौन से हैं। तो मुझे पता लगा कि x1 1 के इक्वल है, तो इस 1 के सामने 1 आ गया। फिर मुझे पता लगा कि x2 3 के इक्वल है, तो इस 2 के सामने 3 आ गया। ये इधर गया नियम x कोई। फिर 3 के सामने 5 है, तो ये रहा 3 और ये रहा 5। फिर 4 के सामने क्या आएगा? 4 2 8 -1 7 आ जाएगा। फिर 5 के सामने 9 आ जाएगा। ये चलता जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो मेरे काम की चीज़ है, न तो ये मेरे काम का है, ना ये यहाँ पर जो भी मैंने ये बनाया मेरे काम के सिर्फ ये है। ये जो है ना, ये 1 3 5 7 9, जिसको हम बोलते हैं परिसर। तो अनुक्रम का परिसर ही हमारे काम का है। टॉपिक के अंदर सह प्रांत में से क्वेश्चन बनेगा। सह प्रांत में भी सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो परिसर के बारे में। ये परिसर के मान आ रहे हैं, ये जो मान आए ये सारे के सारे परिसर के मान। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है x1 x2 x3 डैश 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 xn और फिर आगे डैश डैश डैश, ये सारे के सारे हमारे लिए परिसर का काम करेंगे। इनको अपने क्या बोलेंगे? परिसर। ये अनुक्रम का परिसर है, अनुक्रम x का परिसर, जिसको प्रास भी बोला जाता है। प्रास बोल दीजिए या परिसर बोल दीजिए, एक ही बात है। तो 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश। तो सिर्फ हमेशा इसी से हमें मतलब रखना है, परिसर से या किससे? प्रास से, एक ही बात है। तो प्रास या परिसर से अपने को मतलब रखना है। किस तरीके से और इसमें ध्यान में रखनी बातें वो देखते हैं आगे। एक बार ये बेसिक है, बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन भी अपने अच्छे से कर लेंगे। तो ये आपके सामने अनुक्रम का परिसर है। तो बुक में ध्यान देना, बुक में जब आप देखोगे इसको ना इस तरीके से लिखा जाता है x1, इसको लिखा जाता है x2, इसको लिखा जाता है x3, चलता जाएगा। इसको लिखा जाएगा xn डैश डैश डैश। एक तो ये ध्यान रखना है। और इस सारे को इस तरीके का एक सिंबल यूज किया जाएगा। मतलब अनुक्रम के लिए एक स्पेशल हमने क्या किया, एक नोटेशन यूज के लिए एक सिंबल यूज कर लिया। सिंबल यूज कर लिया हमने अनुक्रम के लिए। ये अनुक्रम को दर्शाने का तरीका है कि इस तरीके से दो अपने को एरो बनाने हैं। ठीक है, कई बार इसको ना शॉर्ट में xn भी लिख देते हैं, और कई बार शॉर्ट के अंदर इसको इस तरीके से मतलब छोटा करके लिख दीजिए, इसको फैला देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, कि अब इस सारे को इकट्ठा कर लिया तो ये x बन गया।
यहाँ xn बन गया। अब ये n के ऊपर है सारा काम, यहाँ 1 लिखोगे तो ये आ जाएगा, 2 लिखोगे तो ये आएगा, 3 लिखोगे तो ये आएगा, 4, मतलब ये फैल गया सारा। तो यहाँ पर ये यूज करने के आप इस तरीके से मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए तो वो भी ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। और अपने को अच्छे से समझ में आता है ये कि ये अनुक्रम के लिए यूज करना है जो कि परिसर है। सिंपल सी बात है, ये अनुक्रम का परिसर है या ये अनुक्रम का परिसर है, इसको फैला दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये x1 का मान, ये x2 का मान। अब इसको अपने x1 x2 इस तरीके से नहीं बोलेंगे, इसको अपने क्या बोलेंगे कि ये अनुक्रम का पहला पद है। x1 का मतलब अनुक्रम का पहला पद, x2 का मतलब अनुक्रम का दूसरा पद। अच्छा, मैं यहाँ पर अनुक्रम शब्द बोल रहा हूँ, अनुक्रम शब्द का मतलब वास्तविक अनुक्रम सही है। अपने सिलेबस के अंदर ये मैंने बोला कि ये रियल एनालिसिस का पार्ट है, तो जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा रियल ही है। तो रियल बोलना जरूरी नहीं है अलग से स्पेशल दिखाने के लिए कि हाँ कि रियल पढ़ रहे हैं अपने, बस कि अनुक्रम बोल रहे हैं तो इतना मतलब आप समझ जाइए कि वो रियल सीक्वेंस है। हाँ, तो ये अनुक्रम के पद हैं, ये अनुक्रम का पहला पद है, ये अनुक्रम का दूसरा पद, ये तीसरा, और ये अनुक्रम का nवां पद है। तो ये हमारे काम की चीज है, ये हमारे लिए काम की चीज है कि अनुक्रम का nवां पद। क्वेश्चन आएगा हमेशा यहीं से, अनुक्रम का nवां पद। कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ जाने वाला हूं कि क्वेश्चन कहां से आएगा, किस तरीके से आएगा क्वेश्चन। कि ये तो चलो अनुक्रम के लिए पढ़ना था अपने को, उसकी परिभाषा पढ़नी थी, प्रांत, परिसर, सह प्रांत, जो भी था वो हमने देख लिया। मतलब अब धीरे धीरे हम उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन सारा यहाँ पर है, यहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनेगा अनुक्रम के nवें पद के ऊपर। कि इस अनुक्रम का जो nवां पद था मैंने क्या लिखा था, इस अनुक्रम का जो nवां पद था मैंने लिखा था 2n-1। अब इसके ऊपर एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अभी काफी लंबा सफर है वहां तक पहुंचने के लिए। कि अभी इससे पहले और भी परिभाषाएं हैं जो हमें पहले पढ़नी पड़ेंगी, उनको याद करना पड़ेगा, कुछ कथन हमें याद रखने पड़ेंगे, कुछ समुच्चयों के ऊपर परिभाषित कुछ प्रमेय भी हमने ध्यान में रखनी है उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही कि अनुक्रम का nवां पद मतलब xn, और उस nवें पद के ऊपर एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। कुछ अनुक्रम के एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि अनुक्रम हमें समझ में आने लगे अच्छे से कि अनुक्रम वास्तव में है कैसा, कैसा होता है अनुक्रम। तो कुछ एग्जाम्पल और अभी जो मैंने लिखा ये विषम संख्याएं थी। ये कौन सी संख्याएं थी, विषम संख्याएं। अगर मान लो यहाँ पर ये -1 को हटा दिया जाए, अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये सारी की सारी विषम संख्याएं हट जाएंगी, क्योंकि ऐसा करने से ये x1 यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 आएगा तो 2 × 1 2 आ जाएगा। x2 ये 2 यहाँ आएगा तो 2 × 2 4 बन जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, डैश डैश डैश। तो nवें पद को चेंज कर दोगे तो आपका परिसर चेंज हो जाएगा, अनुक्रम चेंज हो जाएगा। तो सारा खेल इसी का है, इसी nवें पद का है। सिर्फ इस पे ध्यान रखना है कि ये nवां पद कैसा है। और लिखते हैं अपन, और भी लिखेंगे। अच्छा, पदों की तो बात कर ही ली हमने कि ये अनुक्रम का पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये nवां पद है। सबसे जरूरी बात कि अनुक्रम के जो पद होते हैं वो असीमित होते हैं। अनुक्रम के पद असीमित होते हैं। मतलब कहने का यह है कि अनुक्रम कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी अनुक्रम खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये xn पे आगे रुक जाएगा, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि xn (1/n), हमने अनुक्रम लिखा xn बराबर 1/n। तो इसका पहला पद आएगा 1/1, इसका दूसरा पद आएगा 1/2, इसका तीसरा पद आएगा 1/3। ये कैसे लिख रहा हूं मैं, यहां से यहाँ 1 लिखेंगे, मतलब आपको हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पदों की बात करनी है। पद हमेशा 1 से ही स्टार्ट होगा, पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद। तो n का मान हमेशा 1 2 3 4 डैश 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 रहेगा। वही प्रांत वाली बात है कि प्रांत जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, यहाँ 4 लिखूंगा तो चौथा पद, तो डैश 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 nवां पद भी आएगा, उसके आगे बाद बढ़ता भी जाएगा ये आगे, मतलब मान आगे चलते जाएंगे।
तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 1/100 पे रुक जाएगा, 1/100 के बाद और भी आगे बढ़ता जाएगा, 1/1000 पे भी नहीं रुकेगा और आगे चलता ही जाएगा। कोई भी अनुक्रम ले लीजिए, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो अनुक्रम के पद जो होते हैं वो कैसे होते हैं? असीमित होते हैं। यहीं पे 2 बिंदु और अपने नोट करेंगे, वो देखिए कौन कौन से। कि अनुक्रम का प्रास या परिसर, अनुक्रम का प्रास या परिसर सीमित या असीमित दोनों हो सकता है। समझना पड़ेगा एग्जांपल से। देखिए पद तो असीमित होते हैं, पदों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पद तो बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म तो होगा नहीं। लेकिन प्रास या जो परिसर होता है ना, वो असीमित भी हो सकता है और सीमित भी हो सकता है। कि परिसर जो होता है, हो सकता है कि परिसर आपका खत्म हो जाए कहीं, और हो सकता है कि परिसर खत्म ना हो, चलता जाए। अच्छा, जब परिसर खत्म हो जाएगा ना, उस समय परिसर के अंदर आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे मान रिपीट होते हुए दिखाई देंगे जब आपका परिसर खत्म हो जाएगा। कारण उसका क्या है? अनुक्रम के पद जो होते हैं वो असीमित होते हैं। कि पदों का तो कोई एंड होना ही नहीं है, कि पद तो आपके बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन आपका जो परिसर होगा या परास जो होगा, अगर आपका परास सीमित हुआ, अगर आपका परास सीमित हुआ, मान लीजिए कि परास के अंदर 3 ही बिंदु है, लेकिन पदों के हिसाब से, एग्जाम्पल से समझना भी, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लो कि xn -1 की पावर n है। अगर अपने से कोई ये बोले कि x1 कितना आएगा, तो यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ 1, -1 की पावर 1 मतलब -1 आएगा। x2 कितना आएगा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 मतलब, तो -1 की पावर 2 +1 आ जाएगा। x3 लिखूंगा तो वो फिर से -1 आएगा। x4 लिखूंगा तो वो +1 आएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर जो अनुक्रम जो बना, ठीक है, पहले अपने अनुक्रम को लिख लेते हैं, -1 +1 फिर -1। मैं समूचे यहाँ पर ना लगाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इस तरीके से अनुक्रम ही लिख लेते हैं अपने ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर चौथा पद, फिर पांचवा, डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा ऐसे। कि अगर आपसे कोई पद पूछे यहाँ पर, तो पद तो ये पहला, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, डैश डैश डैश, ऐसे चाहे कोई मर्जी पद पूछ ले, अपने बता देंगे, अपने असीमित तक चले जाएंगे पदों के मामले में। तो लेकिन इसी अनुक्रम का अपने से कोई परास पूछ ले या परिसर पूछ ले, ये तो अनुक्रम है, ये तो मैंने अनुक्रम के पद लिख दिए, अनुक्रम के क्या लिख दिए? पद लिख दिए। अगर इसी अनुक्रम का मुझे क्या लिखना होता? परास लिखना होता, तो मैं सिर्फ ये 2 बिंदु लिख के रुक जाता, मुझे बाकी में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समूचे के अंदर अगर कोई एक अवयव आ गया एक बार, अगली बार वो नहीं आता। तो -1 लिख दिया, ये प्लस लिख दिया, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये परिसर सीमित है, ये परास जो है वो सीमित है, परास या परिसर एक ही बात है, ये सीमित हो गया। ये क्यों सीमित हुआ? क्योंकि यहाँ पर 2 ही पद हैं। तो अब मैं बोल क्या रहा था? मैं ये बोल रहा था कि जब परास आपका सीमित होगा, तो आपको हमेशा अनुक्रम के अंदर रिपीटेशन दिखाई देगी, आपको अवयव रिपीट होते हुए दिखेंगे, रिपीट हो ही रहे हैं, पता लग ही रहा है अपने को। ये हमेशा सीमित के ऊपर ही होगा। किस पर होगा? सीमित के ऊपर होगा। असीमित का एग्जाम्पल मैंने लिखा भी था अभी, असीमित के एग्जाम्पल तो मैंने 2 लिख दिए, 3 एग्जाम्पल लिख दिए मैंने असीमित के। तो देखिए कौन कौन से हैं, मैं वापिस लिख देता हूं। ये तो सीमित का हो गया कि -1, +1, ये परास है अपने पास, परास सीमित है, अनुक्रम असीमित है। और एक अपने लिखे xn बराबर 2n - 1, तो इसको मैंने कैसे लिखा? 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ये अनुक्रम के पद हैं जो कि असीमित है। लेकिन जब मैं इसका परास लिखूंगा, अगर मैं इसका परास लिखने भी बैठूं, तो इसका परास 1 3 5 7 9, ये भी चलता जाएगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये वो अनुक्रम है, ये वो अनुक्रम है जिसका परास असीमित है, जिसका परास क्या है? असीमित। इस अनुक्रम का परास असीमित है।
इस अनुक्रम का परास सीमित है। तो जहां सीमित होगा वहां रिपीटेशन होगी, जहां सीमित नहीं होगा, असीमित होगा, वहां पे कोई भी रिपीटेशन नहीं होगी। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद में अनुक्रम का एक प्रकार जो कि हमने पढ़ना है और हमारे काम भी आएगा, वो है अचर अनुक्रम। अचर अनुक्रम, ठीक है। ये लास्ट प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी का काम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सिर्फ आज हमने ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना, सिर्फ अनुक्रमों के अंदर, सिर्फ अनुक्रम की परिभाषा, अनुक्रम का मतलब क्या है, हमें कौन सा अनुक्रम पढ़ना है और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो उसके बारे में अपने को जानकारी लेनी थी। और एक ये प्रकार अपने को पढ़ना है अचर अनुक्रम के बारे में। देखिए अचर अनुक्रम नाम से वैसे तो पता लग रहा है कि जो अनुक्रम कांस्टेंट हो, जो सीक्वेंस कांस्टेंट होगी, जो सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होगी। सीक्वेंस चेंज नहीं होने का मतलब, देखिए अनुक्रम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपको हमेशा xn से मतलब होना चाहिए। मतलब आपको पहला पद क्या है, दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, nवां पद क्या है, उसके बाद वाले पद क्या हैं, पदों से मतलब होना चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए? पदों से। तो अचर अनुक्रम वो अनुक्रम होता है जिसके पद जो होते हैं वो अचर होते हैं, जिसके पद अचर होते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि सबके लिए वो अलग अलग मान, सबके लिए एक जैसा मान आएगा। कि मान लो कि x1 का मान भी c है, x2 का मान भी c है, ये भी c के बराबर, ये भी c के बराबर, कि ये हमारे पास में नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश। और ये हमारे पास रियल नंबर जिसमें -n से +n के बीच में बहुत से मान हैं, कि नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है। यहीं कहीं बीच में कोई एक c भी है, वो c कैसा भी हो सकता है। तो अगर ये सारे के सारे c पे चले जाएं, ये सारे के सारे मान c पे जाकर इकट्ठे हो जाएं, कि मतलब ये अनुक्रम पहला पद c, दूसरा पद c, तीसरा c, डैश डैश डैश, सारे के सारे पद अगर c हैं, पहला पद भी कांस्टेंट c के बराबर, दूसरा पद भी कांस्टेंट c के बराबर, nवां पद भी कांस्टेंट c के बराबर, तो इस प्रकार का जो अनुक्रम होगा, ये जो आपके सामने जो अनुक्रम है, ये लीजिए, ये फलन x हमने बना दिया। तो ये जो अनुक्रम मैंने सामने बनाया, ये कौन सा अनुक्रम है? ये अचर अनुक्रम है। सारे के सारे मान एक ही जगह पर जाके इकट्ठे होने लग जाएंगे, तो इसको अचर अनुक्रम बोला जाता है। इसका परास, इसका परास जो होता है, सिर्फ एक ही अवयव आएगा इसमें, वो कौन सा होगा? c होगा। मतलब यही समूचे के अंदर रिपीट कर नहीं सकते अपने, सीमित परास है। परास कैसा है इसका? सीमित है। लेकिन अनुक्रम की बात करें तो असीमित है। अनुक्रम के जो पद हैं वो असीमित हैं। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब पद तो खत्म होते ही नहीं है कभी, परास खत्म हो सकता है। परास खत्म होगा तो वो सीमित बन जाएगा, और उसमें भी फाउंडेशन है कि वो रिपीटेशन होंगे तभी होगा ऐसा, रिपीटेशन नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का जो काम है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और यहाँ तक कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, सिलेबस से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है तो उसके बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ये कोर्स है 2nd ग्रेड का, ये कोर्स मैंने आपको पहले भी बताया था। एक आपको प्ले स्टोर की ऐप है, उस ऐप पर आपको ये कोर्स कंप्लीट मिलने वाला है। ऐप आप अगर प्ले स्टोर पे सर्च करोगे कि NK मैथरेक्ट क्लासेस HMH, तो यहाँ पर आपको ये ऐप मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से। और फिर भी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।